हेलो, स्वागत है आपका टैक्स मंत्रा में। और आप देख रहे हैं इटीना स्वदेश और मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी। और इस शो में टैक्स से जुड़ी जो भी छोटी छोटी बारीकियां हैं वो हम इस शो में आगे चर्चा करेंगे। और आज हमारा फोकस रहेगा HUF यानी कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली पे। इनकम टैक्स एक्ट के तहत ये जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है उसे एक विशेष दर्जा प्राप्त है। लेकिन यहाँ पर आपके लिए समझना काफ़ी ज़रूरी होगा कि HUF का फ़ायदा सिर्फ एक विशेष एंटिटीज़ को नहीं मिलता, जबकि उसके तहत जो फ़ायदा है वो हम सब उठा सकते हैं। तो ये जो एक बात थी, ये शायद आपको इसकी जानकारी नहीं होगी। तो इस कड़ी में हम HUF के माध्यम से टैक्स प्लानिंग कैसे करें इस पर भी हम आगे समझेंगे। और आज हमारे साथ हमेशा की तरह मौजूद होंगे टैक्स गुरु मुकेश पटेल, जो कि आपको इसके बारे में और ज़्यादा जानकारी देंगे। और साथ ही साथ अगर आपके कुछ सवाल हैं तो वो आप हमसे पूछ सकते हैं। सवाल पूछने का तरीका लगातार आपके स्क्रीन पर फ्लैश होगा। आप हमें अपने सोशल मीडिया हैंडल के जरिए भी अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। व्हाट्सएप के जरिए आप हमें अपने जो वीडियो क्वेश्चंस हैं वो भी हमें भेज सकते हैं। तो चलिए शो की शुरुआत करते हैं। और इस वक्त मेरे साथ टैक्स गुरु मुकेश पटेल भी मौजूद है। मुकेश सर, बहुत बहुत शुक्रिया आज के दिन समय देने के लिए। तो आज हम हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली यानी कि HUF के बारे में चर्चा कर रहे थे। और एक आम धारणा ये है कि इसका फायदा सिर्फ कुछ ही लोग उठा सकते हैं। एटलीस्ट मुझे तो फिलहाल यही पता था, लेकिन इसके बारे में और ज़्यादा जानकारी दीजिए। HUF में किसका समावेश होता है और आयकर आयोजन के दृष्टिकोण से अगर बात करें तो HUF की क्या इंपॉर्टेंस है? बिल्कुल पूजा, आज जो हमने विषय पसंद किया है HUF के द्वारा टैक्स प्लानिंग, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। अब इनकम टैक्स एक्ट के तहत HUF का समझिए एक विशेष स्टेटस है, क्योंकि आयकर किस पर लगता है, हु इज लायबल टू इनकम टैक्स, इसकी जो डेफिनेशन दी गई है द वर्ड पर्सन, तो उसमें जैसे इंडिविजुअल, फर्म, कंपनी वगैरह के साथ एक जो विशेष इंक्लूजन किया गया है वो है HUF, माना हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। तो इसलिए ये हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली क्या है और उसका हम कैसे लाभ लें इनकम टैक्स एक्ट के तहत हमारे टैक्स प्लानिंग के लिए, ये हम आज समझेंगे। तो सबसे पहले ये जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है, हमें ये समझना जरूरी है कि ये हमारा जो पर्सनल हिंदू लॉ होता है हिंदूज के लिए, इसके आधार से ये गवर्न होता है। और हिंदू लॉ के तहत हिंदू की व्याख्या में केवल हिंदू नहीं, माना हिंदू धर्म का पालन करने वाला नहीं, लेकिन जैन और सिख ये दोनों भी हिंदू गिने जाते हैं कानून के दायरे में। तो HUF में हिंदू, जैन और सिख तीनों का समावेश होता है। और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का कंसेप्ट, ये जरूरी नहीं है कि आप एक जॉइंट फैमिली के अंदर एक घर के एक रूफ के नीचे रहते हैं तभी आपका HUF हो सकता है। आपका जो HUF है, ये आपका HUF है वो अकॉर्डिंग टू द लॉ, कोई भी एक व्यक्ति है पुरुष, उसके सीधे पुरुष वंशज जो हम कहते हैं, वो पुरुष वंशज और स्त्री वंशज का भी इसमें समावेश किया गया है। एक जमाना था कि जब केवल सन्स को HUF का एक इंटीग्रल पार्ट गिना जाता था, डॉटर्स जो है बेटियां, उनको ये माना जाता था कि बेटियां जो है वो केवल शादी तक वो मेंबर रहेगी, उसके बाद वो निकल जाएगी। पर 2005 में जो कानूनी संशोधन हुआ और सुप्रीम कोर्ट के जो प्रोनाउंसमेंट्स के बाद जो लॉ सेटल हुआ, उसके आधार से अब HUF में पुरुष और स्त्री वंशज दोनों का समावेश होता है। और पुरुष वंशज की बात करें तो उनके जो पत्नियां हैं उनका भी HUF के अंदर समावेश होता है।
तो ये हमें ख्याल रखना है कि इंडिविजुअल, उसकी वाइफ और उसकी बेटे बेटियां और बेटे जो है, अगर जब वो मैरिड होते हैं तो उनकी वाइफ्स भी वो एचयूएफ के अंदर मेंबर्स के तौर से उनका समावेश होता है। तो ये एक पूरा हमें ख्याल रखना है एज फार एज दी एचयूएफ का पूरा कंसेप्ट इज कंसर्न। अब आप मुझे कहेंगे कि भाई एचयूएफ जो है उसके गठन से मुझे क्या फायदा है, ये समझना बहुत आवश्यक है। और मैं मानता हूं आज के इस शो के बाद हमारे जो दर्शक जिन्होंने अभी तक अपना हिंदू लॉ के दायरे में आते हैं और अभी तक अपना एचयूएफ टैक्स प्लानिंग के पर्पस से नहीं बनाया है, इसका इमीडिएट इस दिशा में वो सोचेंगे। क्यों? मान लीजिए कि कोई भी एक व्यक्ति है, उसकी अपनी 10 लाख या 15 लाख के ऊपर उसकी इनकम है, वो 30% के टैक्स ब्रैकेट में आता है। अब इस केस में 15 लाख रुपए की उसकी इन्वेस्टमेंट इनकम वो अपने एचयूएफ में प्लान करे, इस तरीके से आयोजन कर सकता है। तो एचयूएफ की 15 लाख की आय जो अभी नए स्कीम टैक्स स्कीम के रेट्स है उसके आधार से हम गिने तो 1,95,000 रुपीज, 1,95,000 का टैक्स 15 लाख पर बनता है। अब यही 15 लाख की इनकम अगर हमारे जो बंदे हैं जिन्होंने अभी तक एचयूएफ में प्लान नहीं किया था, तो ये 15 लाख उनके इंडिविजुअल केस में टैक्स होती है। और मान लीजिए 30% और हम 50 लाख के अंदर के बेसिक ब्रैकेट भी गिने तो 31.2 विथ एजुकेशन एंड हेल्थ सेस, जो सेस कहते हैं हम, तो वो सेस के आधार से 31.2% ऑफ 15 लाख जब हम गिनते हैं तो ये अमाउंट हो जाता है 4,68,000, 4,68,000। तो 4,68,000 का जो आपका टैक्स है उसके सामने एचयूएफ बनाने से आपका टैक्स हो जाएगा केवल 1,95,000, 1,95,000। तो आप बचा सकते हैं 2,73,000 रुपीज का टैक्स। समझिए फॉर एवरी मंथ 23,000 रुपया आपकी लिक्विडिटी, आपकी टैक्स फ्री लिक्विडिटी में एडिशन होता है। तो पूजा, इसको हम कैसे गंवाएं ये फायदे को? बिल्कुल, तो ये तो हमने समझा, यहाँ तक तो बात क्लियर हो गई। लेकिन ना सर, ये भी समझना चाहेंगे कि एचयूएफ का जो गठन है या फिर उसकी जो रचना है वो कैसे की जा सकती है, और अगर इसके तहत अलग से आईटी रिटर्न अगर किसी को फाइल करना हो तो उसके क्या प्रोसीजर हैं, क्या कार्रवाई ज़रूरी है इसके ज़रिए? बिल्कुल पूजा, जो आपने बताया कि एचयूएफ का गठन, अब ये समझना जरूरी है कि हिंदू लॉ के तहत एचयूएफ इज एन एंटिटी जो नेचुरली क्रिएट होती है। माना कोई भी व्यक्ति है, पुरुष व्यक्ति, जब उसकी शादी होती है, वो तब तक तो सिंगल होता है, शादी होने पर उसका फैमिली बनता है, वो युगल बन जाता है, उसी दिन वो एचयूएफ का तो गठन हो जाता है। अब हमारे कई दर्शक ऐसे होंगे कि जिनकी इनकम टैक्स पर्पस से एचयूएफ की कोई फाइल नहीं है, पर उनकी जब शादी हुई थी तो एचयूएफ तो बन गया था। तो आज जब हम कहते हैं कि भी आपको एचयूएफ बनाना है, इसका मतलब ये हुआ कि टैक्स पर्पस से या कानूनी तौर से एक एंटिटी एस्टैब्लिश करने के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको एक एंटिटी एचयूएफ को क्रिएट करना है। बाकी एचयूएफ इज ऑलरेडी क्रिएटेड ऑन द डे यू गॉट मैरिड। अच्छा, हमें यह भी ख्याल रखना है कि एचयूएफ होने के लिए कोई संतान प्राप्ति भी आवश्यक नहीं है। पहले तो ये माना जाता था कि अगर आपका बेटा होता है तभी आपका एचयूएफ बनता है। ये गलत ख्याल है।
केवल हस्बैंड और वाइफ हो उसका एचयूएफ हो सकता है, उनकी बेटियां हो तो भी हो सकता है, क्योंकि अब तो बेटियां भी एचयूएफ के को पार्टनर्स के तौर से उनको रिकॉग्नाइज किया जाता है। तो जैसे ही वो फैमिली बढ़ता जाता है, पर एचयूएफ तो उनका बना है। अब आपने जो सवाल किया कि एचयूएफ को इनकम टैक्स पर्पस से हम कैसे उसको एस्टैब्लिश करें और कैसे क्रिएट करें, तो इसके लिए सबसे आसान तरीका, एक तो मान लीजिए कोई बड़ा मेरे फादर का पार्टी एचयूएफ है, उसका पार्टीशन होता है और मुझे जो मिलता है तो वो मेरे एचयूएफ की प्रॉपर्टी बन जाती है। पर हर बार तो पार्टीशन होता नहीं है, इसलिए ये जो आपका एचयूएफ है उसकी आपको कैपिटल क्रिएट करनी है। तो जो कैपिटल क्रिएट करनी है उसके लिए आपको कोई अमाउंट चाहिए। तो सबसे आसान तरीका है, आप अपने कोई भी रिश्तेदार या दोस्त से एक छोटी रकम गिफ्ट के तौर से लीजिए। जब आप गिफ्ट लेते हैं, एक गिफ्ट का उनसे एक डिक्लेरेशन ले लीजिए। आप खुद अपने एचयूएफ का एक डिक्लेरेशन करिए जिसमें आप कहेंगे कि भाई मेरे एचयूएफ में मेरी ये शादी हुई थी, उस दिन मेरा गठन हुआ, इसमें मेरी और मेरी पत्नी का समावेश हो रहा है, इसमें मेरे ये संतान है वो भी इसमें शामिल हैं, और इसके आधार से आप ये डिक्लेरेशन को बैंक अकाउंट के पर्पस से आप बैंक अकाउंट खोलने के लिए केवाईसी के नॉर्म्स में इसको दे के आप एचयूएफ का अकाउंट खोल सकते हैं। पैन की एप्लीकेशन करके एचयूएफ का बैंक अकाउंट के लिए पैन भी जरूरी है। पैन के एप्लीकेशन के लिए ये डिक्लेरेशन आपको काम में आएगा। तो एक बार ये एचयूएफ का गठन हो गया, बैंक अकाउंट बन गया, थोड़ी छोटी सी बख्शीश भी ले ली, फिर उसमें आगे हम बात करेंगे कैसे आप कैपिटल का, मान लो एक छोटा सा बिजनेस शुरू करते हैं तो एचयूएफ की वो इनकम हो जाएगी। एचयूएफ का इन्वेस्टमेंट करेंगे तो वो एचयूएफ की अलग इनकम होगी, डिविडेंड इनकम होगी, कैपिटल गेन्स होंगे। तो एचयूएफ की कैपिटल का फॉर्मेशन करना, मूडी का निर्माण करना, ये सबसे अहम बात है। इसको ध्यान में रखते हुए हम आगे बढ़ेंगे। पूजा। बिल्कुल। तो देखिए, हम इस शो के जरिए एचयूएफ की छोटी छोटी बारीकियां आपको बता रहे हैं, और चलिए इसको तो थोड़ा और पेनिट्रेट और थोड़ा और डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। बात करते हैं गिफ्ट्स की। एक सवाल मेरे दिमाग में आया मुकेश साहब कि एचयूएफ द्वारा अगर कोई गिफ्ट स्वीकार होता है तो स्वीकार करने पर क्या कोई आयकर की कोई जिम्मेदारी बनती है? क्योंकि मुझे याद आ रहा है हमने गिफ्ट्स को लेकर भी कुछ एक एपिसोड किया था, तो क्या यहाँ पर आयकर की कोई जिम्मेदारी बनती है? बिल्कुल। पूजा, ये एचयूएफ के द्वारा गिफ्ट का स्वीकार होना, इसको हमें दो अलग नजरिए से देखना है। एक तो एक ये सिचुएशन है जहां एचयूएफ का कोई भी सभ्य हो, माना इंडिविजुअल, उसकी वाइफ या उसके बच्चे जो हैं, वो जो एचयूएफ के मेंबर्स हैं, वो एचयूएफ को गिफ्ट दे सकते हैं। दैट इज सिनेरियो 1। और दूसरा एक सिनेरियो है कि कोई जो रिश्तेदार के दायरे में नहीं आता है, माना क्योंकि इसमें तो एचयूएफ का रिलेटिव कानूनी तौर से जो सेक्शन 56(2) है, उसमें जो एचयूएफ का मेंबर है उसको गिना गया है। और जो नॉन मेंबर है, माना ये हमें ध्यान में रखना है कि अगर पिता भी अपने पुत्र के एचयूएफ को गिफ्ट देता है, अगर पुत्र को गिफ्ट देता है तो उस पर पुत्र के हाथ में कोई गिफ्ट टैक्स की लायबिलिटी नहीं है। गिफ्ट को जो इनकम मान के जो इनकम टैक्स वसूल किया जाता है उसकी कोई लायबिलिटी नहीं है। पर अगर पुत्र के एचयूएफ को पिता के पास से गिफ्ट मिलती है और वो 50,000 से ज्यादा है, तो जो हमने बख्शीश और उपहार का जो स्पेशल एपिसोड किया था पूजा, आपको और हमारे दर्शकों को याद होगा, तो उसको टैक्सेबल इनकम माना जाता है। पर इसकी भी चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मान लीजिए जब आप एचयूएफ का क्रिएशन करते हैं उसी साल में, समझ लीजिए कि आपने 4 लाख रुपए की गिफ्ट अपने पिताजी से ली, उसको 4 लाख को आप इनकम में दिखाइए
और उसमें से आप 1.5 लाख रुपया जो है वो कलम 80C सेक्शन 80C में निवेश कर दीजिए तो 2.5 लाख रुपया हो गए। तो आपको इनकम दिखाने के बाद भी कोई टैक्स तो नहीं भरना पड़ा और आप गिफ्ट ले सके। तो मेंबर गिफ्ट देता है, उस पर गिफ्ट का कोई टैक्स नहीं है, पर और एक समस्या खड़ी हो सकती है, इसको हमें ख्याल में रखना है। हमारे यहां जैसे दर्शकों को ध्यान में हो तो वी हैव क्लबिंग प्रोविजंस अंडर द इनकम टैक्स एक्ट सेक्शन 64 के तहत। इसमें जैसे इंडिविजुअल अपनी स्पाउस को या कोई माइनर चाइल्ड को जो गिफ्ट मिलती है तो उसको क्लबिंग के लिए दायरे में गिना जाता है। तो एचयूएफ के लिए भी नियम यह है कि एचयूएफ का कोई भी सभ्य अगर एचयूएफ को गिफ्ट देता है तो वो एचयूएफ को गिफ्ट स्वीकार करने में कोई टैक्स नहीं है, पर उसकी जो इनकम आएगी, वो कैपिटल की जो इनकम आएगी, वो इनकम सेक्शन 64 के तहत जिस मेंबर ने उसको गिफ्ट किया है उसमें वो क्लब किया जाएगा। इसलिए मेंबर द्वारा गिफ्ट का बड़ा फायदा नहीं है। नॉन मेंबर में ये 50,000 और मैंने जो एग्जाम्पल केस स्टडी का दिया उसके आधार से आप प्लानिंग करके आगे बढ़ सकते हैं। पूजा, ओके ये तो गिफ्ट्स की बात हुई मुकेश जी, लेकिन लोन को लेकर क्या प्रक्रिया है? अगर एचयूएफ मेंबर को ब्याज मुक्त लोन देते हैं तो क्या उस पर कुछ कार्रवाई हो सकती है? बिल्कुल। इसमें पूजा ख्याल में रखने वाली बात यह है कि एचयूएफ को अपनी कैपिटल फॉर्म करनी है इनिशियली। अब सबके लिए चैलेंज ये है कि हम गिफ्ट तो ले, पर गिफ्ट देने वाले को कोई समस्या नहीं है। एचयूएफ जब गिफ्ट लेता है, हमने आगे देखा, मेंबर से लेता है तो क्लबिंग की समस्या खड़ी होती है। नॉन मेंबर से लेता है, भले वो रिश्तेदार भी हो तो भी वो 50,000 वाला नियम लगता है, तो एचयूएफ को वो इनकम टैक्सेबल मानी जाती है। तो इस केस में मान लीजिए एचयूएफ को अपना खुद धंधा करना है, एचयूएफ को शेयर्स या म्यूचुअल फंड्स में निवेश करना है और उसके द्वारा इनकम का उपार्जन करना है। हमारा लक्ष्यांक क्या है? 15 लाख की इनकम खड़ी करनी है ना, टैक्स बचाने के लिए, हमने देखा था वो। तो ये करने के लिए अब हमारे लिए जो समझिए टोल फ्री रोड है वो क्या है, जिसमें कोई समस्या खड़ी नहीं हो सकती, वो है कि एचयूएफ किसी भी शख्स से, या तो मेंबर से या नॉन मेंबर से भी, आज जैसे पिता है वो अपने पुत्र के एचयूएफ को इंटरेस्ट फ्री लोन दे सकता है, पुत्र भी, मैं भी एज अ मेंबर या मेरी वाइफ एज अ मेंबर, हमारे पास इंडिविजुअल में ज्यादा कैपिटल है तो हम एचयूएफ को इंटरेस्ट फ्री दे सकते हैं। इसमें बशर्त एक ख्याल रखना आपको, नियम यह है कि अगर मैं कुछ इंटरेस्ट पे कर रहा हूं एक ओर से, और दूसरी ओर से अगर मैं इंटरेस्ट फ्री लोन देता हूं तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इसको चैलेंज कर सकता है। पर अगर मेरी अपनी कैपिटल है तो ये मेरी कैपिटल में से मैं एचयूएफ को इंटरेस्ट फ्री लोन देता हूं तो इसमें कोई भी आयकर की आपत्ति नहीं आ सकती, और ये क्लबिंग के प्रोविजंस भी नहीं लगते, क्योंकि क्लबिंग का प्रोविजन जो है वो गिफ्ट होती है या जहां ट्रांसफर होती है, लोन इज नॉट अ ट्रांसफर। तो एचयूएफ के लिए इनकम क्रिएशन का, आय उपार्जन का सबसे अच्छा और बढ़िया उसका रास्ता यह है कि वो इस तरीके से प्लान करे कि इंटरेस्ट फ्री लोन ले और उसमें से अपनी आय का उपार्जन करके टैक्स प्लानिंग का फायदा उठाए। पूजा,
ओके, तो चलिए, ये तो एचयूएफ के बारे में हमने डिटेल में समझा कि किस तरह से आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। और देखिए, इससे ये बात तो क्लियर हो गई होगी कि ये सिर्फ इसका फ़ायदा कुछ लोग नहीं, हम सभी उठा सकते हैं, इंडिविजुअल भी इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। चलिए, अब कुछ सवाल भी हमें मिल रहे हैं, उनको भी शामिल कर लेते हैं क्विकली। गुणवंत भाई बारोत जी का सवाल हमें आया है व्हाट्सएप के जरिए। एक बार सुन लेते हैं उनका सवाल क्या है। बारोत जी, पूछिए, क्या सवाल है आपका? मुकेश भाई साहब, मैं जीके बारोट बात कर रहा हूँ। सीनियर सिटीजन के केस में उसके बैंक डिपॉजिट की इंटरेस्ट इनकम ₹6 लाख के और उसमें एलिजिबिलिटी डिडक्शन 1.5 लाख रुपये गिनते हुए ₹4,50,000 की टैक्सेबल इनकम रहती है, तो आयकर रिबेट गिनते हुए कोई टैक्स भरने लायक नहीं होगा। ऐसे केस में सीनियर सिटीजन को TDS की कटौती न हो, उसके लिए फॉर्म 15H भर के कोई फायदा मिल सकता है? बिल्कुल मुकेश जी, ये सीनियर सिटीजन है, इनको क्या सजेस्ट करेंगे आप? पूजा, सीनियर सिटीजन्स के लिए खुश खबर ये है कि 2019 में CBDT का एक नोटिफिकेशन आया जिसमें क्लियरली ये बताया गया कि भाई जो सीनियर सिटीजन फॉर्म 15H देता है, वो फॉर्म 15H तब दे सकता है जब उसके केस में उसकी कोई टैक्स की लायबिलिटी नहीं है। और सीनियर सिटीजन के केस में ये 5 लाख वाला जो हम नियम जानते हैं कि 5 लाख से अगर कम आपकी टैक्सेबल इनकम है तो आपको कोई टैक्स नहीं लगता है। अब गुणवंत भाई के केस में उनके डिडक्शन के बाद उनकी टैक्सेबल इनकम 5 लाख से कम हो जाती है, इसलिए वो ये नोटिफिकेशन का फायदा लेते हुए फॉर्म 15H भर के बैंक में ये पेश कर सकते हैं और नो TDS का पूरा फायदा ले सकते हैं। पूजा। ओके, ठीक है, तो ये आपके लिए राय। एक और हमें सवाल मिल रहा है इस वक्त, पूजा शाह ने ये सवाल पूछा है। पूजा नमस्कार, पूछिए, क्या सवाल है आपका? नमस्ते सर, मैं CA की पढ़ाई कर रही हूँ और साथ ही में मेरी आर्टिकलशिप की ट्रेनिंग भी चालू है। ये आर्टिकलशिप की ट्रेनिंग के दौरान हमको जो स्टाइपेंड मिलता है, क्या वो स्टाइपेंड पे मेरी कोई जिम्मेदारी है टैक्स भरने की? ओके, मुकेश जी क्या सजेस्ट करेंगे? ये मुझे याद है हमने एक प्रोफेशनल पर भी एक शो किया था, उसी से जुड़ा ये सवाल आया है। आपका सजेशन क्या होगा इनको? पूजा और पूजा, दो पूजा को मैं रिप्लाई करूं तो उनके लिए खुशखबरी ये है कि स्टाइपेंड पर कोई भी टैक्स की जिम्मेवारी खड़ी नहीं होगी। इसका कारण यह है कि आयकर कानून, इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 10 सबसेक्शन 16 में ये निर्दिष्ट किया गया है कि स्कॉलरशिप्स फॉर पर्पसेस ऑफ एजुकेशन जो है उस पर कोई टैक्स नहीं लगता। और बहुत सारे कानूनी चुकादे, जजमेंट्स इस पर आए हुए हैं कि स्टाइपेंड या स्कॉलरशिप जो है वो सेक्शन 10, 16 में एग्जम्प्ट होने के कारण उस पर आपकी आयकर की कोई जिम्मेवारी नहीं है। पूजा। ऑलराइट, तो ये राय आपको दे दी गई है। उम्मीद है आपको मदद मिली होगी, और ऐसे भी कुछ और सवाल हैं आपके तो वो आप हमें व्हाट्सएप के जरिए और सोशल मीडिया के जरिए लगातार भेज सकते हैं। तो फिलहाल इस शो में इतना ही। मुकेश जी बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए आज हमारे साथ, और HUF पर डिटेल में हमारे दर्शकों को समझाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और चलिए अब वक्त है आज का गुरु मंत्र जानने का। तो पहला गुरु मंत्र तो यही है जो कि आज का हमारा फोकस भी था कि HUF के केस में इंडिविजुअल के समान जो एग्जेम्पशन लिमिट और टैक्स रेट है उसका फायदा मिल सकता है। तो ये एक पहला गुरु मंत्र है। और दूसरा ये कि HUF के कर्ता या कोई सभ्य द्वारा HUF को ब्याज मुक्त लोन अगर दी जाती है तो उसके कारण
कोई भी आयकर की समस्या खड़ी नहीं होगी, तो आप टेंशन फ्री होकर लोन दे सकते हैं। ये दूसरा गुरु मंत्र था। तो इसी गुरु मंत्र के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, और आने वाले एपिसोड्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।